नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोस को आप लगातार लाइक करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। शेयर करते चलिए और हाँ, चैनल का बेल आइकन जरूर दबा के रखिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले और सीधे सूचना आपको मिले। हमारे साथ स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे हैं धीरेन्द्र पुंडेर साहब, न्यूज पॉइंट। धीरेन्द्र साहब के इस चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिस तरीके से आप प्रारब्ध को स्नेह दे रहे हैं, उसी तरह धीरेन्द्र पुंडेर साहब, जिनके पास 3 से ज्यादा दशकों तक पत्रकारिता का अनुभव है, आपने इन्हें टीवी चैनलों में देखा होगा, अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग करते हुए देखा होगा। अब इन्हें लगातार सुनते रहिए, हम सब भी वहां पर आपको नजर आ जाएंगे न्यूज पॉइंट पे। धीरेन्द्र साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। आपको भी अवनीश जी और तमाम प्रारब्ध के दर्शकों को मेरा करबद्ध निवेदन। सर, कहते हैं कि आदमी कुछ सीख ले तो ठीक रहता है, लेकिन कुछ लोग हैं जो सीखने को तैयार नहीं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हम 2 अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों का लगभग संदर्भ एक ही है। बिहार चुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बाद विपक्ष का व्यवहार एक खांचे में मैं रखूंगा। विपक्ष का जो इकोसिस्टम है, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, उसका क्या व्यवहार है, और दूसरी तरफ खुद विपक्ष किस तरह का व्यवहार कर रहा है। कांग्रेस को छोड़ के आज जरा उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के नेता, उनके इकोसिस्टम के लोग, उनके बाकी नेता, खुद अखिलेश यादव ने क्या सबक लिया है। जो बदजुबानी लगातार आरजेडी के लोग जिस तरीके से कर रहे थे, मीडिया को धमका रहे थे, अधिकारियों की धमका रहे थे एसआईआर पर, ठीक वही सारा कुछ अखिलेश यहाँ भी शुरू कर चुके हैं। तो क्या कुछ सबक सीखा है उन्होंने, क्योंकि बिहार में ये सारे दांव उल्टे पड़े। दूसरी तरफ सर, एक मनोरंजक बात दिखाई दे रही है। कांग्रेस का वो इकोसिस्टम, तमाम यूट्यूबर्स जो मेन स्ट्रीम मीडिया से बेरोजगार होके आज अपने यूट्यूब चैनल बना के और एक तरह से कांग्रेसी सुपारी पत्रकारिता पर उतर आए हैं पूरी तरीके से। 14 तारीख तक जब बिहार के रिजल्ट आ रहे थे, लगभग 9-10 बजे तक बड़ी मजबूती से वो सरकार बनवा रहे थे। उनमें यूट्यूबर शामिल हैं, सोशल मीडिया में आप देख लीजिए, ट्विटर पर तमाम वो सीनियर पत्रकार अपने आप को कहते हैं, कई तो उसमें कहते हैं कि 60 साल संपादकी किए हैं। ऐसा लगता है कि 9-10 साल से ही संपादक बन गए थे, उम्र जब उनकी थी। ये पूरा इकोसिस्टम अब आपस में उलझा हुआ है। एक यूट्यूबर दूसरे पत्रकार को ज्ञान दे रहा है, एक बड़ा पत्रकार खुद कह रहा है कि नहीं नहीं, हमको तो ये पता था। योगेंद्र यादव मीठे जैसे सो कॉल्ड जो आपदा में अवसर वाले हैं या आंदोलन जीवी हैं, जिनको हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, वो अलग से ज्ञान बांट रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी में आत्मचिंतन का नीलबटा सन्नाटा है। सर, कांग्रेस के चूहे उसकी जहाज से अचानक उतर उतर के छलांग क्यों मार रहे हैं? ये क्या है? क्या इसे आत्मचिंतन समझा जाए या ये बौखलाहट है? क्या है सर? देखिए, जहाज से, डूबते जहाज से चूहों का भागना तो मैंने सुना है, लेकिन चूंकि आप नई नई भाषाओं का सृजन भी करते हैं जब हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि मैं आज एक पढ़ रहा था किसी को कि नई भाषा कैसे पनपती है, वो पढ़ने से नहीं, वो बातचीत करने से नए शब्द होते हैं। आपने आज कहा कि चूहों से जो जहाज से दो भाग रहे हैं वो आत्मचिंतन भी करते हैं, ये बड़ी चीज है। तो मुझे लगता है कि कम से कम चूहे जब जहाज से भाग रहे होते हैं तो वो आत्मचिंतन तो नहीं कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो इसको एक आत्मचिंतन तो नहीं माना जा सकता, क्योंकि देखिए, एक उम्मीद होती है, एक आशा होती है। मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, जो अक्सर हम लोग, चूंकि अब जिस दुनिया में हम हैं, यही एक दुनिया है जो अब ज्यादातर लोग जिससे न केवल अपने विषयों को समझ रहे हैं और अपने सवालों के साथ आते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि एक जो है, एक पूरा सिस्टम्स जो अब तक खड़ा रहा, जो जिसमें, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, आपके पता नहीं कितने उनमें से वो रहे होंगे संगी साथी, या मेरे तो मतलब मेरे चैनल हेड्स रहे हैं, मेरे ब्यूरोज रहे हैं, मेरे ब्यूरो चीफ रहे हैं, उन सबको और उन सबके साथ जो बड़े चेहरे आपको दिखते हैं, उनके साथ मैंने बहुत लंबे अरसे तक काम किया है। तो बहुत लोग ये कह सकते हैं कि भाई आखिर इन सबको देखकर मुझे लगता था कि ये लोग रेशनल तो थे, जब काम करते थे तब तो रेशनल थे, या तो वो काम करते हुए, चूंकि उस समय चली कांग्रेस की सरकार रही थी, वही सिस्टम था, तो इसलिए उनका काम रेशनल दिख रहा था, बहुत ज्यादा वो कुछ नहीं हो रहा, या फिर
क्या इन लोगों ने अपना एकदम पूरा अंदाज बदल लिया जब ये बीजेपी आई? तो इनको इस तरह से कैसे अचानक इनकी रेशनलिटी गायब होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि ये तो ये कहा करते थे कि भाई विविधता इस देश की ताकत है और डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियाज शुड बी डिस्कस्ड ओपनली। ये तमाम चीजें अचानक कहाँ गायब हो गई? अचानक उनको लगने लगा कि नहीं ये क्या है, और ये तमाम चीजें नेहरू, गांधी और तमाम देश की तमाम अस्मिता उनको खतरे में दिखने लगी। उससे पहले ये कह रहे थे कि नहीं साहब यही तो विविधता ही तो जान है हमारी। अब अचानक ये क्या हुआ? दरअसल कांग्रेसी इकोसिस्टम के डूबने का, दरअसल कांग्रेस ने एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक लंबा इकोसिस्टम तैयार किया, और तैयार क्या किया कि जो बहुत सारे प्रोफेसर से अगर आप डिस्कस करेंगे, हिस्टोरियंस से, जो हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, जो बहुत ही लेफ्ट आपको लगेंगे, लेकिन जब आप उनके साथ बहुत देर तक बैठे रहेंगे, खोदते रहेंगे, तो आपको आखिर में पता चलेगा कि वो जो एक उमेर का शेर है कि हर एक कहा खोद के देखो तो नीचे आहा मिले, है ना, उतर जाए प्लास्टर की नमी तो पता चले, उतरे जो मतलब प्लास्टर तो नमी का पता चले, हर एक कह के नीचे एक आहा मिले। तो उस तरह से जब इनका पता तब चला जब एक वास्तव में एक अल्टरनेटिव आइडिया सत्ता में काबिज हुआ, जब जनता ने उसको मौका दिया, तब इनका ओरिजिनल स्वरूप बाहर आया। और चूंकि उस सिस्टम में रहते रहते इन लोगों को ये आदत हो चुकी थी, उस सुविधाओं के, उन सिस्टम्स के ये आदी हो चुके थे, जो अचानक रोक दिया गया। भाई प्रधानमंत्री के प्लेन में जाना मतलब एक इस तरह से हो गया था जैसे आप क्लासरूम से टीचर के सामने हाथ खड़े कर दें कि सर मैं पानी पीने जाऊं, वो आपको जाने देते थे। तो मतलब इतना इजी हो गया था, आपका ब्यूरो चीफ, आप हाथ उठाते थे साहब हम वहां चले जाएं, विजिट में जाओ, क्योंकि सारा खर्चा पर्चा खाना पीना तो सब उनका है। तो ये जो सिस्टम सब रुके, तो अचानक लगा जैसे इनकी विचार प्रक्रिया ही कुंद हो गई हो। आज की बात मैं कर रहा हूं, तवलीन सिंह जो बीच में टर्न कोट थी, बीच में लगा कि वो मोदी जी और तमाम के साथ मतलब बड़ी तारीफ शुरुआत में की, तो बाद में पता चला जैसे ही उनके बेटे की कहानी आनी शुरू हुई तो उनको अपना असली रंग दिखाना पड़ा। आज भी वो ये कह रही थी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मेघालय के उस पर कहा, तो उसने कहा कि यहाँ सब इंग्लिश, आज बड़ा एक तंजिया लेख, उसने ये सोचा होगा कि उसने बहुत तंजिया लेख लिखा, लेकिन उनका तंजिया लेख मुझे लगता है सबसे बड़ा उनका बेटा ही है, आतिश तासीर, और तो कोई तंज क्या होगा। तो वो जो एक पूरा इकोसिस्टम एकदम ब्रेक हुआ, तो उस समय इन्होंने पूरी कोशिश की, ताकत की, क्योंकि एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसलिए आप देखिए 14 से 19 के दौर में प्रधानमंत्री मोदी को मोदी जी भी कहते रहे, पीएम भी कहते रहे, राहुल जी। तो इसीलिए ये लोग भी अटैक करने का काम इनको दिया हुआ था, तो ये सब हमला करने लगे। आपने देखा होगा इनको लगा कि ये आके चला जाएगा, क्योंकि अवार्ड वापसी गैंग। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूं क्योंकि मैं आज भी अखबार पढ़ता हूं, मैं स्कैन करता हूं, मैं सब चीजें देखता हूं। इंडियन एक्सप्रेस ने कल एक बड़ी खबर छापी, 10 साल बाद वो घर जो है टूटा पड़ा है, और साहब वो वीरान पड़ा है, अल्ताफ का, आफ्ताब, वो अखलाक का, और वो दादरी वाला, और वो सारी कहानियां उसने रो गा के, जो भी उसके अंदर से, जो वो शब्दों से अपने आंखों से आंसू निकाल सकता होगा, उसने निकाल लिए। तो वो, लेकिन कोई उसमें ये नहीं लिखा कि उसके परिवार को बाकायदा सरकारी आवास दिए गया, उसको सरकारी नौकरियां दी गई, उनको तमाम दिया। तो वो गांव कौन जाएगा वहां? वो क्या पागल है? उसको सरकार ने इतनी सारी चीजें दे दी, वहां वो गांव में कुछ नहीं कर रहा था, एक टेलिंग मशीन चालाए हुए बैठा था। उस सबको दरअसल ये सारा सिस्टम अभी हार नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा जिसका कोई पकड़ थी। ये वो चूहे थे जिन्हें लगा था कि जहाज पे खाना बहुत सारा है, ये आगे, इनका बहुत रोल वहां नहीं था। ये आए थे उस वक्त, और इनको लगा कि चूंकि मनमोहन सिंह के समय इनको बहुत बढ़िया, चूंकि एक भाषा के तौर पर आपको मालूम है कि स्थानीय भाषाएं तो खत्म हो गई थी मनमोहन सिंह के समय में। मनमोहन सिंह के समय में मिनिस्ट्रीज में अगर आप जाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए, एमईए जैसी मिनिस्ट्री में अगर आप जाते थे तो आपको ये लगता था कि ये हिंदुस्तान के अलावा बाकी सब देशों का भला चाहते हैं। ये लोग तमाम जगह, मतलब वहां हिंदी में अगर आपने कोई बोल दिया या रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको मतलब हो सकता है इतना अपराध कभी अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का ना माना हो जितना वो मानते थे आपका, कि ये कैसे लोग हैं, कैसे घुस आए इन सब बिल्डिंग्स में। ये जब सरकार आई तो इसने इस पूरे सिस्टम को बदल के रख दिया। आपकी जो भाषागत ताकत थी वो छीन ली गई, आपकी जो विशिष्टता का बोध था वो खत्म कर दिया गया, और आपको जो एक पत्रकार होने के नाम पर जिस तरह की दलाली, जिस तरह के मैसेजिंग, जिस तरह के बीच के बड़े बड़े ठेके लेना, इन सब के बीच में ये सब हम लोगों ने चूंकि बहुत देखा है,
और तमाम आबाद जो आपको सुविधाएं और वो सब बंद कर दी गई। ठीक है साहब, आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपना काम कीजिए। आपका जो काम है, जो जनरेट हुआ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपका नाम लिखा हुआ नहीं कि आप भी चौथा स्तंभ है। आपने जो अपने आप लिख लिया, चौथा लिख ले, पांचवा लिख ले या सातवां लिख ले, जो भी आपकी मर्जी करे। आपका मन करे तो आप पहला भी लिख ले, वो तमाम आप स्तंभ नहीं रहे। तो इसको एक बड़ा झटका लगा। उस सिस्टम के लोग अचानक शुरू होने लगे, उनको लगा कि ये एक अस्थायी दौर होगा, कुछ दिन बाद चला जाएगा, क्योंकि उनको लगता था 77 वाज द गोल्डन पीरियड फॉर अपोजिशन पार्टी। क्योंकि वो जो लोग आए थे वो एक दूसरे का कुर्ता पकड़ के खींचने लगे, धोती फाड़ने लगे एक दूसरे की, और जनता ने महज 3 साल में उनको विदा कर दिया। उसके बाद 89 का दौर आया, तो उसमें उससे भी बुरा हुआ। एक आदमी कह रहा है कि मैं ये जो है देश के बदलाव और ईमानदारी और पर्ची जेब में लिए घूम रहा था, कि इसमें नाम लिखा हुआ, बार बार वो खाली पर्ची दिखाता था जैसे अभी संविधान दिखाया जाता है। तो उसके बाद कह रहा है इसके अंदर है उनके नाम, वो आके चला गया भाई। उसके बाद कश्मीरी जिस देश में इतना बड़ा माइग्रेशन हुआ हो, मतलब इस तरह से आपराधिक दुनिया के किसी देश में नहीं हुआ होगा ये। मैं इस बात के लिए कह सकता हूँ, ये मेरी नॉलेज पे कह रहा हूँ, जिसको कहना है वो बता सकता है आके, कि किसी बहुसंख्यक आबादी को आजादी के महज 50 साल के अंदर अंदर, 50 भी नहीं हुए थे, 50 से और 75 यानी 30-35 साल के अंदर उसको अपनी जगह छोड़कर भागना पड़ा। और उस पर सरकार का कुछ नहीं था। वो जिन्ना टोपी पहन के उसको लगता था कि वो जिन्ना बन जाएगा या वो तमाम चीजें। उसके बाद फिर आपने देखा कोई और आने लगा, फिर कोई हमारे यहाँ से टिप्पणी की गई थी, क्योंकि आज हम लोग बड़ा अनौपचारिक बातचीत में है। प्रारब्ध जी, मैं बताऊं अवनीश जी, टिकैत महेंद्र सिंह टिकैत हुआ करते थे, बड़े लीडर अपना, चूंकि वो भी जातिवादी लीडर से ज्यादा उनकी कोई वो नहीं थी। लोग भले ही कुछ भी कहते रहे, किसान नेता, वो दरअसल एक जाट नेता और अपनी खापों के तम से बने हुए नेता थे। खैर, वो जो है, अब वो एक दिन बोलते हैं कि अरे भाई, अब सुना कोई घोड़ा भी बन गया प्रधानमंत्री। वो उनका नाम ही नहीं ले पा रहे थे। नाम का मतलब मैं उनकी किसी भाषा को नहीं कह रहा हूं कि भाई वो भाषा में नाम है, इसलिए क्योंकि कॉमन आदमी से कोई रिश्ता नहीं था। नहीं तो इस जनता ने तो मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री माना ना, किसी को कोई वो नहीं। मैं ये बता रहा कि जिनका कोई बताइए आप, गुजराल साहब प्रधानमंत्री बन गए, तो इनको लगा कि वो भी बहुत गोल्डन दौर रहा इनका। फिर उसके बाद एक आई गए वो, उसके बाद फिर आपने देखा किस तरह से एक वोट से सरकार गिरी। तो इनके जहन में ये बात आ ही नहीं सकती थी अवनीश जी, कि कोई ऐसी सरकार आएगी जो 5 साल विद फ्लाइंग कलर पास होगी, उसके बाद अगले 5 साल फिर पास होगी, टॉप करेगी, अरे उसके बाद फिर आ गई। तो ये इनका जो है, अब वो उम्मीद टूटने लगी। आप बहुत दिन तक खिचड़ी की उम्मीद में, रात पूस की रात में आप सर्दी में पानी में खड़े नहीं हो सकते कि कई दिन अगले दिन कुछ दिनों बाद खिचड़ी बटेगी। अब इनको ये पूस की रात महसूस हो रही है, ये सो नहीं पा रहे हैं। और अब जैसे उसमें याद होगा, हल्गू ने जो है अपना धंधा बदल लिया था, किसानी छोड़ के उसने अगले दिन से कहा था मैं मजदूरी करने ही जाऊंगा। तो अब ये इन्होंने फैसला कर लिया कि अब ये मजदूरी करने जाएंगे, धंधा छोड़ने का वक्त आ गया। क्योंकि आप किस दिन कितनी बार जिता सकते हो, कागजों में कितनी बार जिता सकते हो। बिल्कुल भाई, ये लोग रोज मोदी को हराते हैं, तब तक हराते हैं जब तक वोटिंग होती है, जब तक काउंटिंग होती है, तब तक मोदी रोज हारता है, 20 बार हारता है। काउंटिंग के सर, और बिहार में तो एक पुष्पेंद्र हैं, वो अपने नाम के आगे का यादव छुपा के सोशल मीडिया पे टहलते हैं, और कई ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो मतलब 8-8 दशक से संपादक हैं, भगवान जाने। रिकाउंटिंग में भाजपा को हराने की अभी भी सपना देखा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कितने जो है वो पोस्टल बैलेट खारिज किए गए और कितने वोट से आरजेडी को हरा दिया गया, बीजेपी और एनडीए ने सीटें जीत ली। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि मतदान शुरू होने से लेके और 10 बजे 11 बजे तक, अरे परिणाम आ जाने, सरकार बन जाने के बाद तक ये एक माहौल बनाने का होता है। तो इसको कहते हैं सर नमक का हक अदा कर रहा। पैसे अगर मिले हैं, इकोसिस्टम को अगर सींचा गया है, और एक 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं कि उसके बाद भी मोहब्बत जाती नहीं। तो 2 लाइनें मुझे अलग-अलग याद आ रही हैं कि मोहब्बत मर गई मुझको भी गम है, मेरे अच्छे दिनों की आशना थी। तो ये एक बेरोजगारी का आलम है जो वहां पर दिखाई देता है। लेकिन उसी के साथ आप देखिए, मोहब्बत इस कदर हावी है कि अभी भी थेथर की तरह लगे हुए हैं। तो 2 लाइनें उसके लिए भी, न उड़ा यूं ठोकरों से मेरी खाकी कब्र जालिम, बस एक रह गई है मेरे प्यार की निशानी। तो अभी भी आले आले मेरा कांग्रेस, आले आले मेरा बच्चा, आले आले राहुल गांधी खड़ा होगा, एक बार फिर रांच होगा, ये होगा। सर अब आते हैं जरा दूसरे हिस्से में।
सबक सीखा नहीं। जिस तरीके से कट्टा वाली बातें, जबकि आपके पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिससे आप लड़ रहे हैं, एक ऐसा नेता है जो कट्टा को अपने हाथ में उठा लिया उन्होंने, मोदी जी ने, और पूरे बिहार में इन्होंने जो घुमाया है कट्टा, छीन के आरजेडी के हाथ से। महिलाओं के लिए अश्लील गाने, सरकार बन जाने पर कट्टा सटाना, हर तरह की अराजकता। एसआईआर में राहुल गांधी खुद धमकी दे रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की ऐसी तैसी कर दूंगा, जो ऑफिसर्स होंगे उनको जेल में डालूंगा। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में शुरू हो गए हैं, जबकि एसआईआर भी उत्तर प्रदेश में शुरू है। ठीक बिहार वाली वो गलतियां जो तेजस्वी दोहराते रहे, जो लगातार राहुल करते रहे, अखिलेश और उनका पूरा इकोसिस्टम, उनके छोटे बड़े नीचे ऊंचे आड़े टेढ़े नेता, बड़े नेता के साथ फिर उसी तरह की शाब्दिक बदतमीजियां, अफसरों को धमकी, पत्रकारों को धमकी। पहले तो जात पूछते थे, अब धमकी पर उतर आए हैं। एक पत्रकार तो कल उन्होंने ये कह दिया कि आपके सर पे बाल नहीं है। अब सर के बाल तो मेरे भी कम हो रहे हैं और आपके भी मैं तो जा ही ठीक नहीं ठाक कम हो पाऊंगा, चुके हैं, है मैं ना? तो जा ही नहीं तो पाऊंगा। उन्होंने कहा कि आपके जाने की उम्र आ चुकी है। बताइए, इस तरीके की बातें करना, उल-जलूल बातें करना। क्या अखिलेश यादव 27 में साफ मान बैठे हैं कि बिहार एक बार फिर यहाँ गरज रहा है, जैसे महाराष्ट्र की तर्ज पर बिहार में गरजा, और अब बिहार वो बाउंस बैक कर रहा है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में? क्या ये मान लिए? हताशा है ये? दरअसल आइंस्टाइन और बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ एक वाक्य जोड़ा जाता है, ये पता नहीं किसका है, लेकिन दोनों को उद्धरण दिया जाता है कि एक ही काम को बार बार करना और अलग अलग परिणाम की उम्मीद करना ही पागलपन है। दरअसल आप जो है ये देख नहीं रहे हैं कि अब एरोगेंस नहीं सुनती है जनता। अब आप ये देख ही नहीं रहे हैं कि जनता को अब आपकी एरोगेंस का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमने देखा है, मैं और इस बात को मैंने खुद लिखा भी है, मेरे एक आर्टिकल्स में था जिसमें मैंने लिखा था कि आखिर जो रीजनल पार्टी की लीडरशिप है, या रीजनल हो या कोई भी हो, आपने देखा होगा अपने नेताओं से बड़ा दबंग होने की उम्मीद करते थे उनके। वो पहले याद होगा आपको, धक्का दे दिया अगर किसी को घर के सामने, आपने देखा होगा वो पार्टी के नेता के बाहर खड़े, उनको धक्का दे दिया, उनको गार्ड धक्के मार देता था, लेकिन उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहता था देखा नेताजी ने मुझे ही धक्का मारा, आपको नहीं मारा, मैं उनका ज्यादा करीब हूं। लेकिन वो दौर चला गया साहब, वो नेता भी चले गए, वो समर्थक भी चले गए। अभी तो आप बात का जवाब नहीं देते तो ठीक कर दिया जाता है। आपने जो कट्टा घुमाना, दुपट्टे से कट्टा पूछना, ये सब गाने किसने चलाए, क्या चलाए, अब आप उन पे मुकदमा चलाने की बात कह रहे हैं। लेकिन साहब जनता जानती है कि साहब आपकी जाति आपके लिए कुछ भी कर सकती होगी। वो गंजा कपड़े वाला, बिना कपड़े वाला, मूर्ख, बुद्धिहीन, कुछ भी सुन सकती है, दूसरे नहीं सुनेंगे साहब। ये बदल गया दौर, आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। आप अभी भी कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि मुद्दे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, उनकी जेन्युइन समस्याएं समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा होता है, विपक्ष का काम ही यही है कि जहां सरकार की नजर नहीं है वहां से हमको चीजें लानी है। यही काम उनका था, यही काम हमारा था। पहले हमने भूला, फिर उन्होंने भूल लिया। आप ये सोचिए कि आपको ये मालूम ही नहीं होगा कि ये बच्चे जो हैं कहां से जा रहे हैं। अभी तक आप सड़कों का, पानी का, बिजली का रोना रो रहे हो, ये खत्म कर दिया इस सरकार ने। ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर से लेके तमाम चीजें, अब समस्या का वो खत्म हो चुका। अब आपको इसके प्रदेश के आगे जाने वाले इश्यूज की समझ करके तब आप विपक्ष के लिए, उससे पहले जनता को कन्विंस करना होगा आपको कि ये मुद्दा है, हम लोग आपकी परेशानी देख रहे हैं, हम आपके। अब वो जनता को जो कहानी सुनाना चाह रहे कि नहीं साहब अब अल्पसंख्यकों, दलितों, अकलियतों के साथ अत्याचार हो रहा, मैं हर एक वर्ड में यही पढ़ रहा हूं। अरे भाई, अब वो उनको ये समझाते समझाते एजुकेशन सिस्टम इस तरह बने थे कि किसी को भी जाति का श्रेय लेने की हक, जो जिस तरह का गर्व है, उस सबको मिटाना ही लड़ाई थी। जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी स्कूलों में। स्कूलों में लोगों को बताया जाता था, और आप उसको बार बार, आपका हर, अच्छा आप देखिएगा हर चौथा स्टेटमेंट, किसी भी एक स्कैन कर लीजिए, एआई से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा हर विपक्षी नेता के चौथे स्टेटमेंट में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक, बस यही वर्ड आता है, इसके अलावा कोई वर्ड नहीं आता। अरे भाई, रिजर्वेशन हो चुका है, रिजर्वेशन फुलफिल किया जाता है, अगर कहीं नहीं हो रहा तो कोर्टों की मदद से लोग उसको हासिल कर रहे हैं। ये एक लड़ाई लड़ी जा रही है, यानी जितना रिजर्वेशन है उतना तो हो ही रहा है, उसके बाद जनरल में भी है।
इसके बावजूद चूंकि आप मुद्दों पर जाना नहीं चाहते, आप उस झगड़े से, आप उस नफरत से, जो नफरत बाहर एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि आपके अंदर के जहर ने विदेशों में सूरज येंगड़े और तमाम लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग खड़े कर दिए, जो जाके वहां कैलिफोर्निया में कहने लगे कि साहब यहाँ गलती कुछ भी हो लेकिन इसके पीछे ब्राह्मणवाद है, वो ले आए थे। तो आप दरअसल जिस तरह की खेती कर रहे हैं वो फसल में अब उसका बीज फलता नहीं है, तो इसीलिए फल तो होने ही नहीं है। यही दिक्कत है कि आप ये समझ नहीं रहे कि एरोगेंस काम नहीं कर रही। आप मीडिया को आप भाई मतलब लोग नहीं कहते कि किल द मैसेंजर, तो आप उसको मार के क्या करना चाहते हैं? आप उसको अच्छा एक पत्रकार को जो आपसे सवाल पूछ रहा, मान लीजिए वो किसी एजेंडे के साथ ही पूछ रहा, मैं तो ये कहता हूं क्योंकि आजकल जिस तरह की पत्रकारिता वो सबको मालूम है, हमको मालूम है, आपको मालूम है, बार बार किसी को कहने की जरूरत नहीं, दर्शकों को हमसे ज्यादा मालूम है। अब ये सोचिए आप उसको अपमानित करके क्या हासिल कर रहे होंगे। फिर उन्होंने बात संभाली, आपने देखा होगा कि मैं आपको नहीं कह रहा, आपके पीछे दूसरे तीसरे बेंच पे, अरे तो उनको तो आप सीधा बात कर सकते हैं, आप संसद में उन्हीं के साथ बैठते हैं भाई। अरे सर एक फनी बात भी कहा, अखिलेश ने एक फनी बात भी कहा, मैं चौंक पड़ा। मतलब क्या बौद्धिक स्तर है व्यक्ति का। कह रहे कि इन बातों को सीरियस, मेरी बातों को सीरियस मत लीजिए। यानी अखिलेश जी ये बता रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मैं कुछ भी कहूं उसको सीरियस मत लीजिए। मतलब ये गजब है। दरअसल पूरा सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो इसी तरह की है, जो सबसे बड़ी लड़ाई है कि आप अपने आप को सीरियस ले ही नहीं रहे हैं, वो वाकई नहीं ले रहे हैं। अगर सीरियस लेते तो वो अपने बेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। अगर आप देखेंगे मैं अवनीश जी ये मानता हूं कि अगर मुझे मालूम है कि मुझे 22 रुपया चाहिए और मेरे पास 8 रुपया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इस 8 रुपए के अलावा जो 4 रुपया मैंने गुल्लक से लिया है, 2 रुपया मैंने मेरा बचाया है वहां से, ये 8 रुपया मुझे 22 करना है। तो उसके लिए मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, किसी से बोरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं तमंचा लेके पहुंच जाऊंगा तो मेरे खिलाफ पुलिस आ जाएगी। और तमंचे से कोई पैसे दे रहा है क्या? तो इनको अपना वो बैंक बढ़ाना है, उसके लिए आपको बढ़ाने के लिए आपको चाहिए नम्रता होगी, आप उनके साथ सिंपैथी की बजाय एम्पैथी, वो सहानुभूति की बजाय समानुभूति में जाने की कोशिश करेंगे। आप अब तक पुराने जिन उद्देश्यों को लिए हुए, जिन एजेंडे को लिए घूम रहे हैं, साहब दुनिया आगे बढ़ चुकी है, आप मानिए ना मानिए, मुझे लगता है वो आगे जाने वाली है। जी बिल्कुल साहब। और एक तरफ आपकी बदतमीजियां हैं, आपका दम्भ है, और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता है जो प्रधानमंत्री, जिसको आप राजा का तमगा देते थे, वो प्रधान सेवक कह लेता है, वो चौकीदार अपने आप को कहता है। ये विनम्रता है। कोई भी पैर छूने के लिए आगे बढ़ता है, छोटा से छोटा उम्र में हो, उसको रोक लेता है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये है। सर मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरा फितूर है या क्या है, जरा इसको आप बताइएगा। राहुल के बारे में ये अब तो साफ है कि वो कभी डीप स्टेट, कभी अपने फॉरेन मास्टर से निर्देश लेके आते हैं और भारत में नए नए, जो जमीन से बिल्कुल जुड़े ना हों, ऐसे मुद्दे उठा के रखते हैं। जैसे उन्होंने पहले भारत में मुसलमानों के खिलाफ या हो रहा है, वाह हो रहा है, उसके बाद फिर मणिपुर में ऐसा वैसा, पूरे देश में केरोसिन है, आग लग जाएगी, इस तरह के फितूरी मुद्दे। और एसआईआर फिर आ गया, एसआईआर आ गया, वोट चोरी आ गई, जिससे आप यहाँ के चुनावी प्रक्रिया को ही संदेहास्पद बनाएं। और जिस तरीके से एक रिजीम चेंज का एक पूरा सिलसिला चल रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उसको भारत में रिपीट किया जाए। इसीलिए वो बोल देते हैं बांग्लादेश यहाँ पर हो जाएगा, नेपाल यहाँ करा देंगे, जेनजी उतर आएगा, ये सब बातें। ये एक इंटरनेशनल मोडस ऑपरेंडी है जिसको राहुल यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है। मैं इसमें ऐड क्या कर रहा हूं, बिहार चुनाव में देखा गया कि तेजस्वी को ये पता था, आरजेडी के लोगों को भी ये पता था कि राहुल गांधी को ज्यादा सर पर बैठाना हमको नुकसान दे रहा है। ये तो आपने बिहार में घूम के भी देखा, इंटरनली बात करके भी देखा। उसके बावजूद भी तेजस्वी उनके हवाई मुद्दों को, यानी राहुल के मुद्दों को लेकर ढोते रहे। उत्तर प्रदेश में अभी बिहार में हश्र देखने के बाद भी अखिलेश यादव की सेहत पर कोई फर्क नहीं है। वो वही एसआईआर पर राहुल का जो स्टैंड है उसी को लेकर ढो रहे हैं। सर क्या क्षेत्रीय पार्टियां भी इंटरनेशनल लेवल पर सेट हैं या उनके एजेंडे लेके चल रही हैं, ये जानते हुए भी कि चुनाव हार जाए कोई फर्क नहीं है? मुझे दरअसल इससे थोड़ा उलट लगता है। मैं ये कहूंगा कि उनका ये बहुत मुश्किल है। दरअसल वो सब जो हैं
मुस्लिम वोटों के लालच में ब्लैकमेल होती है। मुस्लिम वोटों का जो मुस्लिम वोट बैंक है, उनको हमेशा से पावरली ब्लैकमेल करता है और उसके ब्लैकमेल में वो जाती हैं। ज्यादातर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें तो मुझे मतलब ये मेरी समझ कहती है कि वो चूंकि उनको ये लगता है कि ये जो हमारा मुद्दा है, देखिए दरअसल अगर 5 या यूपी में तो मैंने आपको बताया कि 5-7%, 7% से ऊपर यादव है नहीं वोट बैंक, ये 7 से 8 के बीच में लोग कुछ भी कह सकते हैं, 25 भी कहें, 50 कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। और मुस्लिम 19% है, वो भी मुझे लगता है कि पूरा नहीं होगा, लेकिन है, चूंकि उन लोगों को अपना बढ़ाने की जरूरत है। अभी SIR में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि उसके बाद अब अगर आप एक लीडर, आप अपने आप को 7% से आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तब आपके पास कोई और बड़ा मेजर चंक कैसे आएगा? क्योंकि आप गोलियां चलवा चुके हैं उन पर, जो जिस तरह के राम भक्तों पर गोलियां चलवा चुके हैं। आप जब जीत के आए थे, जब पहली बार मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने, तो वहीं दलितों के घर जला दिए गए थे। वो केस ब्रजलाल जी ने रिपोर्ट किया हुआ है, सारी चीजें हुई। उसके बाद तमाम जगह पर आपने सब जगह दुश्मन। तो एक ऐसी कास्ट को इस तरह से कन्वर्ट कर देना कि वो अपने आप को सत्ता का जायज अधिकारी, सब हम ही हैं, बाकी किसी का कोई लेना देना नहीं, और हमको इस लोकतंत्र में राजा बना दिया गया, इस तरह की अवधारणाओं के साथ अब आपको दूसरा सबसे बड़ा चंक तभी मिल सकता है जब मुस्लिम वोट बैंक जैसा, जो मस्जिद के बल्ब पर ज्यादा इंटरेस्ट रखता है बामुकाबले अपने यहाँ कोई कंप्यूटर स्कूल खोलने के, उसके लिए, जिसके लिए ये बात मुद्दा है कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, जिसके लिए ये मुद्दा नहीं है कि बराबर में कई जगह पर बच्चों के लिए जाने के लिए, रात में सोने के लिए भीख मांग के दरगाह से घर जाकर कपड़े नहीं है, उसके लिए फिलिस्तीन के लिए वो देना। आपने देखा होगा कि वो डब्बे रखे हैं, डब्बों में पैसे डालने, वो सब फिलिस्तीन के नाम पर है। तो ऐसी कम्युनिटी उनको वो करती है, पॉलिटिकली ब्लैकमेल करती है, और वही उनका कारण है। उनको मालूम है कि अगर ये 19% चला जाता है तो हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप तेजस्वी से वो 14-17% आप वोट हटा दीजिए, तो फिर आप मुझे बताइए तेजस्वी इस पूरी लड़ाई में कहां खड़े? ये दरअसल जो रीजनल पार्टी हैं, उनका बड़ा एजेंडा उनका सत्ता हासिल करने का होता है, क्योंकि नहीं तो कोई राबड़ी देवी जैसी मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकती उस नरसंहार में, जब क्योंकि उसमें ऊंची जाति के लोग मारे गए और भूमिहार लोगों का कत्ल हो गया, इस तरह बुरी तरह मारा गया, तो उन्होंने कहा मैं क्यों जाऊं, वो तो मेरे वोटर नहीं। तो ये सब चीजें वोटिंग पर, पैटर्न पर डिपेंड करती हैं। और ये इससे ज्यादा भी मैं एक छोटा सा और आपको, दरअसल एक बच्ची जिसने जिंदगी में कभी घोड़ा देखा ना हो, तो वो घोड़ा उससे किताबों में जब वो पढ़ती है, और एक बच्चा जो पूरी जिंदगी घोड़े वाले का बच्चा हो, जो घोड़े को बड़ा करता रहा हो, जब दोनों से कहोगे घोड़े पर लिखो, तो बच्चा कभी कुछ नहीं लिख पाएगा जिसने घोड़े पर लिखा, क्योंकि उसको बेचारे को तो लिखना नहीं आता, वो तो जानता है कि ये क्या है। लेकिन जिसने कभी जिंदगी में घोड़ा नहीं देखा, वो तो किताब से पढ़ के आई तो वो पूरा लिख देगी। वहां दिक्कत ये नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, दिक्कत ये है कि वो भारत को किताबों से समझ रहे हैं। ये दिक्कत है उनकी। वो गरीबी को इसलिए समझते हैं, गरीबी क्योंकि हमको सुबह 10 बजे का लंच 11 बजे मिला, वो उसको भूख समझते हैं। वो उसको भूख नहीं समझते, 3 दिन तक रोटी नहीं मिली, उसके लिए कुछ नहीं मिला, कूड़े से जुड़ गए। तो ये डिफरेंस इनके ऑप्टिक्स का है, ये मुझे लगता है। उसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, और उसका इस्तेमाल मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छी तरीके से 2014 से भारत का मतदाता कर रहा है कि अगर तुमको हमारी असल समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, तो हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो हर घर शौचालय की जरूरत को आजादी के इतने सालों बाद समझता है। धुआं रहित चूल्हा, जिसको लोहिया ने संसद में इंदिरा गांधी से कहा था कि मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, मेरे माताओं बहनों की आंखें फूट जा रही हैं धुएं से, कोई धुआं रहित चूल्हा दे दो। सड़क की हमारी जो गांव की पगडंडियां हैं, वो मानव मल से पटी रहती है। लोहिया जी ने कहा था इंदिरा से कि इंदिरा बेटी कहते थे मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, सामुदायिक शौचालय बनवा दो। उस बात को नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं। एक अकेला अगर आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं आपको दूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का, पंडित साहब, तो जापानी इंसेफेलाइटिस 4 दशकों, जहां से योगी आदित्यनाथ आते हैं, जो मेरा भी गृह नगर है, गोरखपुर, महाराजगंज, और केवल गोरखपुर महाराजगंज नहीं, आप गोपालगंज उठा लीजिए, बिहार का, नेपाल का पूरा इलाका उठा लीजिए, पूरी तराई में न जाने कितने हजारों हजार बच्चे अपंग हो गए, मृत्यु हो गई। लेकिन उसको मात्र 6 सालों में जिस तरीके से शून्य पर लेके आया गया, वो कैसे हुआ? वो हुआ स्वच्छ पेयजल से, सैनिटेशन से, सफाई से। तो एक ऐसा व्यक्ति
जरूरतें छोटी छोटी समझता है, घर की जरूरतें समझता है, स्वच्छ पेयजल की जरूरतें समझता है, अन्न की जरूरत समझता है। और अन्न की जरूरत मैं जब कहता हूं तो बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं पुंडरी साहब कि ये अनायास बैठा के खाना दे रहे हैं। अरे साहब जरा सोचिए, राष्ट्रवादियों, सनातनियों, हिंदू सोचिए। जब हम कहते हैं कि थोड़े से चावल, थोड़े से आटे, थोड़े से खाने के बदले धर्मांतरण करा लिया जाता है, तो भूखा पेट अब कोई नहीं है। ये एक बड़ा संबल होता है कि हम भूखे नहीं मरेंगे, फिर आदमी मेहनत कर लेता है। और दूसरी तरफ ड्राइंग रूम में बैठे हुए, एसी कमरों में बैठे हुए। जी। दरअसल मैं आपको आज ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो आपके दर्शकों और आपको भी नहीं मालूम होगी, बहुत कम लोगों को मालूम शायद नहीं होगी। दरअसल 2009 में चुनाव के रिजल्ट आ चुके थे, बुरी तरह हार चुकी थी बीजेपी और बहुत बुरी तरह टूट चुकी थी। मेरे ब्यूरो चीफ थे जो आज जो है कांग्रेस को रात दिन जिताने में लगे रहते हैं, जिनको ये लगता है कि रात में मोदी नहीं सोए क्योंकि अमित शाह को किसी ने बाबा ने धमका दिया, या गुजरात में बुरी तरह तबाह हो गई है बीजेपी, अब एक सीट नहीं मिलेगी टाइप वो जो कर रहे हैं, वो भयानक तरीके से बीजेपी के उस समय समर्थक हुआ करते थे। उनको लगा कि धीरेन्द्र पुंडीर साहब ये क्या हुआ, हम दोनों बाहर निकले क्योंकि उम्मीद थी कि शायद ये जीत जाएगी पार्टी। हालांकि हम लोगों का किसी पार्टी से नहीं था, मुझे तो वो बल्कि यही कहते थे कि ये तो कांग्रेसी है। ये सब करके हम लोग बाहर निकले रिजल्ट देखने, तो रिजल्ट 10-11 बजे तक तो सब हो गया कि वापस आ रही है कांग्रेस और बहुत ताकत के साथ आ रही है, उससे पिछली बार से ज्यादा। मतलब बहुत ताकत का मतलब उसने कभी, अब पता नहीं कब उसको 85 के बाद तो कभी मिला नहीं है बहुमत। तो उन्होंने 84 के कहा, बाद कभी नहीं मिला। सही है। हाँ, तो अब उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि यार पुंडरीक साहब क्या होगा, दफ्तर चले आए। तो हमने कहा कि साहब, उन्होंने कहा क्या हो सकता है कि जो बदलाव आए, कैसे बदल सकती है इसकी किस्मत। तो मैंने कहा कि यार उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही आदमी है जो इसको वापस ला सकता है। तो उन्होंने क्या, मैंने कहा कि मेरी नजर में योगी आदित्यनाथ है। आप ये 2009 रिजल्ट के दिन की बात है इसलिए मुझे दिन याद है। तो उन्होंने कहा जी, कि जी। ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा कि इसलिए हो सकता है क्योंकि यूपी में बीजेपी के साथ कोई कास्ट नहीं बची हुई है, कोई कास्ट नहीं है, उनके पास कोई लीडरशिप नहीं है। तो इनके साथ कम से कम 8-9% जो राजपूत है वो आ सकता है क्योंकि राजपूत है, लेकिन वो राजपूत होने के नाते आएगा। और बाकी सब हिंदू जो समुदाय है, मैं मतलब ये बहुत क्रूड बात मैं कर रहा हूं क्योंकि हम लोग विशुद्ध पॉलिटिक्स जो है बहुत ही रूथलेस होती है। हमने कहा दूसरा कारण क्या है कि वो योगी हैं, तो वो जो हिंदुत्व का एक बड़ा हिस्सा है और खासतौर से ब्राह्मण समाज है, उसका कम से कम मैंने कहा महिलाएं एक तरफ हो जाएंगी। तो और उन्होंने कहा, मैंने कहा कि देखिए उनके पास पहले से ही बढ़िया है और ओबीसी वोट उनको मिलेगा जो आसपास का। तो मैं इसलिए बता रहा, आगे सुनिए, मैं योगी जी की बात बता रहा हूं उन्होंने कैसे संभाला। तो एकदम उन्होंने कहा तो ठीक है चलो फिर पता करो कहाँ है। तो मैंने कहा था मैं तो कभी मिलने गया नहीं हूं, मैं तो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्टर हूं। मैं उस समय तक टेररिज्म और उसी मेरी बीट थी सब। तो उन्होंने कहा तो देखिए, तो मैंने संसद की साइट निकाली, वहां से उनका नंबर लिया, 125 साउथ एवेन्यू, नॉर्थ एवेन्यू में से, शायद साउथ एवेन्यू में थे या नॉर्थ साउथ एवेन्यू में। तो उन्होंने कहा चलो ग्राउंड फ्लोर पे, और हम दोनों चल दिए। एडिटर एंड डिप्टी एडिटर जा रहे हैं और सीधा हम लोगों ने कार्ड भिजवा दिया, गेट खुला हुआ था, अंदर से कहा कि बुला लीजिए। हम लोग सीधे चले गए, बाबा बैठे अपना आराम से, यंग थे उस समय और भी ज्यादा, अभी भी यंग ही है वो तो आराम से हम्म। बैठे हुए पैर फैलाए और अपना हमने नमस्ते किया कि साहब ये है आज तक, और कह रहे हाँ बोलो, बातचीत होने लगी। तो हमने कहा कि बाबा आपका, हमको लगता है कि आपको तो उन्होंने कहा ये मुझे बनाएंगे, मतलब वो इस समय इतना वो थे, कहने लगे इन्होंने मेरे गोरक्षा बिल का तो समर्थन नहीं किया, प्राइवेट गोरक्षा बिल याद होगा आपको। लेकिन इन बिल्कुल। सब बातों में तो खैर बहुत सारी बात हुई। आज जो ब्रजभूषण शरण सिंह उनके लिए बोलते हैं, उसी समय आप जनरली हमारी वार्ता इसलिए खत्म हुई थी क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत सारी मिठाइयों के साथ, और मैंने पहली बार सुना उन्होंने कहा गोड़ छुआई बाबा। तो मैंने सोचा हाँ, कि ये, हाँ। मैंने उनसे पूछा अपने एडिटर से, वो वही कहते, मैंने कहा गोड़ छुआई, उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ इसी को बोलते हैं। पैर। जानते एक बात जो उन्होंने कही थी जो मुझे याद है क्यों, योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त हमको कहा कि मेरे जिले में हम्म। कितने लोग, मेरी कॉन्स्टेंसी में आज कितने बच्चे हुए हैं और कितने लोगों की डेथ हुई है, कितनी नेचुरल डेथ से मरे, सब मालूम कितने, होता है उनको। ये मेरे रजिस्टर में, अगर आप कहेंगे 1 घंटे बिल्कुल। बाद मैं आपको यहां दे सकता हूं। इंसेफेलाइटिस पे मैं रिकॉर्ड रखता हूं और मेरी जी। लड़ाई इंसेफेलाइटिस से ये 2009 में है। और ये बिल्कुल। 2009 में हमको लगा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये अलग बात है वो बन ही गए लेकिन ये कई बार आपने पूछा तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे उसी दिन लगा था कि जो आदमी इतना रिकॉर्ड रखता है कि उसको मालूम है। उन्होंने बिल्कुल। कहा बिल्कुल। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कि कोई रात में सड़क टूट गई है तो कोई आएगा, मैं उस इलाके के ठेकेदार को बोलता हूँ ये जेसीबी लगा रहे, तेरे से पैसा कोई नहीं लेता है। तो ऐसे में बिल्कुल। तो एक उनका काम करने का स्टाइल था। जी।
बिल्कुल साहब, और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं योगी आदित्यनाथ, उससे पहले बड़े बाबा अवैधनाथ जी महाराज, मैं जब से बालिग हुआ हूँ, तब से सांसद और विधायक दोनों के रूप में मैं उनका वोटर हूँ, मैं उनका मतदाता हूँ। मैं योगी आदित्यनाथ जी को लोकसभा सीट पर यहाँ चुनता हूँ, सरकार भी विधायक चुनाव जब में वो बता। जी, जी। विधायक जब होते हैं, तो मैं यहाँ पर उनको चुनता हूँ, इसलिए इनकी स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ये बिल्कुल पता लगती है। धीरेन्द्र सर, आपने इतने विस्तार से, इतने गहनता से, हमने 2 ऐसी बातें उठाई थी, लेकिन उसको आपने जो विस्तार दिया है, दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको एक अलग फ्लेवर देगी। सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा यहाँ समाप्त करेंगे। धीरेन्द्र पुंडीर सर और मुझे आज्ञा देने से पहले एक बार फिर वही निहोरा चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोज़ को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन ज़रूर दबा के रखिए, ताकि धीरेन्द्र पुंडीर साहब के साथ अगली चर्चा हम जब लेके आएँ, आपको सीधे सूचना पहुँचे। और एक बार फिर मैं बताऊँगा, धीरेन्द्र पुंडीर साहब का अपना चैनल न्यूज़ पॉइंट, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर जाइए। और मैं धीरेन्द्र साहब के लिए नहीं, अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी वहाँ पे कभी-कभी बोलता हुआ, जब सर अवसर देंगे, आपको दिख जाऊँगा। तो मैं एक मॉडरेटर के अलावा बोल भी सकता हूँ, इसके लिए भी मैं आपको न्योता दूँगा। सर, एक बार फिर आपको धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज की चर्चा समाप्त। नमस्ते, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।